अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज का सबसे बड़ा इशू ये है कि तालिबान का नुक्ता नज़र चेंज और पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले अफगानियों के खिलाफ पहली मरतबा क्रैक डाउन करने का फैसला किया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे आज। और दूसरी जानब साबिक वजीर आज़म इमरान खान को अंदाज़ा हो गया कि इनकी क़यादत के तिलों में तेल नहीं है। शेर अफजल मरवत ने यह कहा है और बड़े सख्त अल्फाजों में कहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ दिन पहले खुजदार में बस में हमला हुआ था और स्टूडेंट की बस थी, बच्चों की बस थी, उसके ऊपर खुदकश हमला हुआ था और काफ़ी लोग वहाँ पे ज़ख्मी भी हुए थे और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी वहाँ पे। अब मज़ीद 2 लोग जो हैं फौत हो चुके हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मैडम रिजवाना गंजनफर और इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तालिबान के हवाले से। मैडम क्या कहेंगी तालिबान के हवाले से? उन्होंने कहा है कि जी अब जो भी पाकिस्तान की तरफ देखेगा मैली नज़र और उसकी अब खैर नहीं है। क्या कहेंगे इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन, तालिबान के हवाले से मैं यही कहूँगी कि देखें, तालिबान का जो एक तालिबान वजूद में क्यों आए, क्यों बने तालिबान। आपको याद होगा कि जिस तरह उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने तैयार किया रशिया के खिलाफ कि जी वो भेजे गए और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग करके उनको भेजा गया। और बहरहाल इन्होंने जंगें लड़ी क्योंकि अफगानिस्तान वो एरिया था कि जहाँ पे अमेरिकन फौजी वो जंग नहीं लड़ सकते थे, जो कि वहाँ के रहने वाले जो मुकामी लोग थे कि उनको हर जगह का पता है कि किधर से कैसे जाना है। जाहिर है सारा पहाड़ी इलाका था। तो अमेरिका ने जब इन लोगों को यूज किया, इनको ट्रेन किया, खैर अमेरिका इस हिसाब से तो कामयाब हो गया कि उसने रशिया को शिकस्त दी, जो शिकस्त हुई। लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ कि तालिबान पैदा हुए और जब उनको अपनी ताकत का अंदाजा हुआ कि जी हम रशिया को भी मात दे सकते हैं, तो फिर एक वक्त आया कि तालिबान में वो जिस काम के लिए भेजा गया था उस काम के बजाय उन्होंने एक अपना जोर पकड़ लिया। जैसे हमारे जो इलाके हैं केपीके का कह लीजिए या उस साइड के फाटा, सबसे इम्पोर्टेंट फाटा। तो फाटा में उन्होंने जिस तरह से एक कब्जा कह लें कि फाटा में तो ऐसे लगता था कि तालिबान की हुकूमत है। बिल्कुल। तो उसके बाद वो स्याह सफेद के मालिक बन गए। अब उसमें बात वही है कि हम किसी को जब यूज करते हैं तो सम टाइम्स फिर वही चीज मिस यूज हो रही होती है। मैडम ये भी देखें ना, हम ऐसी चीजें क्यों यूज करते हैं, क्यों इन लोगों को पैदा करते हैं, फिर इनको हम यूज करते हैं, फिर धमाके भी होते हैं, सारा कुछ होता है। मैं वही बता रही हूँ ना। देखें हमने क्या, हमने हमेशा दूसरों की जंग में कूद के अपने लोगों को मरवाया। अपने अरबों का नुकसान किया, चाहे वो माली नुकसान हो। आपको पता है कि 80 से 85 हजार लोग हमारे मरे सिर्फ इसलिए कि हमने जो ये अमेरिका की जंग थी, जो ये 9/11 के बाद जिस तरह हम उस जंग में कूदे। दूसरी चीज ये कि अब जो मैंने सुना है, जिस तरह चाइना ने इनिशिएटिव लिया है कि वो बात कि तालिबान से बात करने की बात हो रही है कि जी उनसे बात की जाए कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, तो मैं इसको बहुत खुशाइंद कहूंगी और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। वरना हमारे यहाँ तो लड़वाने में तो सारे मुल्क आगे आगे होते हैं। अब देखें ना, 2-3 दिन पहले की बात है, खुजदार में धमाका हुआ और बच्चों की वैन थी, उसमें काफी और भी लोग मौजूद थे। वहाँ पे काफी लोग शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए। आज भी 2 जो तालिब इल्म थे वहाँ पे बेचारे फौत हो चुके हैं। तो ऐसा हम करते हैं। उसके बाद आप पेशावर वाली साइड देख लें, आप जैसे आपने फाटा का जिक्र किया, डेरा इसमाइल खान देख लें, वो इसी जद में सारी चीजें समझती हैं। अगर ये कानून लागू हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो चीजें खत्म हो जाएगी, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। देखिए पहली बात तो ये कि जो उन्होंने बातचीत की है कि उसमें से हुकूमती कुछ लोग भी गए हैं और जिस तरह उन्होंने तालिबान से बात की है कि भाई आपके पड़ोसी मुल्क है और यहाँ पे अमन और अमान तभी कायम हो सकता है जबकि ये सारी चीजें खत्म हो, क्योंकि दहशतगर्दी के बाद तो फिर किसी से अमन और अमान की बातचीत का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये तो एक अलग चीज है कि चलो ये तो हो ताकि दहशतगर्दी से निजात हो, कि आप जो मुल्क हैं वो आगे का सोचे अपना। आप देखें किस तरह तबाह बर्बाद हो चुका है अफगानिस्तान के क्या हालात है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अब आपने बात की कि दहशतगर्दी की, तो देखें दहशतगर्दी पाकिस्तान में जाहिर है रीजन तो वही है, लेकिन कुछ ये भी है कि हमारी जो वो लोग
जिन्हें मेरा ख्याल है कि जिन्होंने इन चीजों की रोकथाम करनी है, जो हमारी मतलब दहशतगर्दी को रोकना, हमारी एजेंसीज जो है, तो ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। चाहे वो जो अभी ट्रेन अगवा हुई थी, चाहे हम उसकी बात करें, देखिए इसमें हमारा फेलियर है। दहशतगर्दों ने तो आना है, दहशतगर्दी जिन्होंने करनी है वो तो करनी है, चाहे वो राके एजेंट हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान तालिबान जो भी हो। लेकिन हमें पता है कि हमारा मुल्क एक ऐसे टारगेट पे है कि जहां से हमें अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दी का सामना है। पंजाब हुकूमत ने सही फैसला किया था कि अफगानियों को यहाँ से निकालने का, पाकिस्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, जिन्होंने क्रैकडाउन पिछले दिनों शुरू हुआ था, आपको शायद याद हो, इससे पहले ये अच्छा फैसला किया गया था। फिर देखिए बात तो ये है कि ये तो जो फैसला था, पहला जो फैसला था वो बहुत गलत था। जब हमने अफगानियों को बुलाया तो बजाय ये कि हम उन्हें एक इलाका, एक जगह दे देते कि ये आपकी जगह है, आप इसमें रखें, हमने एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया और उनको हमने बुलाया और रखा। उस वक्त हमने गलत किया कि हमने उनको पूरे मुल्क में एक तरह से वो लोग फैल गए। अब आप बताएं कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल पे जब आप आते हैं, जाहिर है एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन हो गई ना, उसके बाद आप जो लोग सेटल हो चुके हैं जो है उनको निकालना, तो जाहिर सी बात है उसमें एग्रेशन भी आएगा, उसमें नफरत भी आएगी, उसमें रिएक्शन भी आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि वही रिएक्शन अब दोबारा हो रहा है जो हमले वगैरह हुए हैं। भी देखें वो शायद जाहिर है उनकी तरफ से वो वाला इतना रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो मेन रीजन जो अभी आप कह रहे हैं ना दहशतगर्दी, मैं आपको यही बता रही हूँ कि पाकिस्तान कुछ ऐसी उसकी है कि हमें भारत से भी सामना और अफगानिस्तान से, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी एजेंसीज, हमारे लोग वो इस दहशतगर्दी पर फोकस करें। अब ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का, इनका ये काम है कि ये दहशतगर्दी या जो भी ऐसे मामलात हैं उन पे फोकस करें। जब वो सियासत के अंदर घुस जाएंगे और सियासत करेंगे तो देखिए मेरी बात सुने, अब अवाम, आप या मैं जाके तो दहशतगर्दी नहीं रोकेंगे ना, ये मेरा काम तो नहीं है, ये आपका काम नहीं है। मैं सियासतदान हूँ, मैं पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करूंगी, मैं किसी और चीज के ऊपर आवाज उठाऊंगी, मैं जाके वो नहीं करूंगी। तो बात वही आ जाती है कि जो जिसका काम है अगर वो उस प्रॉपर तरीके से करे तो मेरा ख्याल है हमें ये प्रॉब्लम। मैडम आपने बात की सियासत की जी, और तालिबान का जिक्र हो गया, सारा कुछ हो गया, और शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं जी कि जो अब तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है अभी, उनके दिलों में तेल नहीं है, फारिग हो चुके हैं, और इमरान खान साहब को अंदाजा हो चुका है इस चीज का। तो क्या वजह है, क्या कहती हैं इसके हवाले से? शेर अब्का ने ये बात की तो उनके दिल में भी तो तेल नहीं है, वो भी तो बात जो उन्होंने, वैसे ये तो मैंने मजाकन कहा है। देखिए बात ये है कि तिलों में तेल होने की बात नहीं है। जिस तरह की फसाइयत का, जबर का, जुल्म का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। ज़ियाउल हक का दौर देख ले, परवेज मुशर्रफ का दौर देख ले, अयूब का दौर देख ले, आज तक इस तरह से किसी जमात को दबाने के लिए, जो कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी सारी सूबों में नुमाइंदगी है, जिसका मैंडेट है, आप उसे कैसे खत्म कर सकते हैं, आप उसे कैसे दबा सकते हैं? आप उसकी मकबूलियत में खुद इजाफा कर रहे हैं, उसके साथ जुल्म सितम करके आप उसकी नहीं, वो ठीक है, वो गवर्नमेंट कर रही है पीटीआई के साथ। मेरा सवाल कुछ और था, आपकी और चली गई है। मैं उसी तरफ आ रही हूँ। तिलों में तेल की बात जो उन्होंने की है, तो मैं उसका ही जवाब दे रही हूँ कि इस जबर के हालत में, जबकि देखे मैं जबर बर्दाश्त कर लूंगी अपने ऊपर, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा जबर हो कि घरों से माओ बेटियों को उठाया जाए, बुजुर्गों को उठाया जाए, बच्चों को उठा लिया जाए, और ना कोई माँ, ना कोई औरत की इज्जत हो, ना कुछ हो, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर उस तरह से निकल के आप वो वाला प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उसमें ये कहना कि तिलों में तेल नहीं है, बिल्कुल तेल है। चाहते हैं, प्रोटेस्ट चाहते हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि हमें एक मान था कि जी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कभी अपने अवाम पे गोली नहीं चलाएंगी, लेकिन जिस तरह 26 नवंबर को देखा गया, और वो मकसद ही यही था, खौफ और हरास फैलाया गया। अच्छा मैडम देखें, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी ये पीटीआई के लोग थे, और अफगानिस्तान से अली अमीन गंडापुर साहब ने मंगवाए लोग, जिन्होंने फायरिंग की, सारा कुछ किया। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट ने सारा कुछ किया। देखिए मेरी बात सुने, मोहसिन नकवी ने कभी सच बोला है? फॉर्म 47 के ये जो सारे लोग हैं, इन्होंने कभी सच बोला है?
یہ تو سفید کو کالا اور کالے کو سفید کہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے تو جس طرح آ کے یہاں پہ اس ملک میں آئین کی اور کہتے ہیں نا کہ جو دھجیاں بکھیری ہیں، جو کچھ کیا ہے، تو یہ تو بالکل ہی وہی بات ہے کہ وہ ایک فرونیت والی بات ہے کہ جی جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. نہ کوئی آئین ہے، نہ ملک میں کوئی قانون ہے، نہ کوئی انصاف کا نظام ہے، نہ کچھ ہے. جو جی چاہ رہا ہے، جو ان کے لیے بہتر ہے وہ کر رہے ہیں. تو رہی بات، ساری دنیا نے دیکھا، فوٹیجز موجود ہیں، پھر بھی اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ان کا ہے. آپ لوگوں نے 25 تاریخ کو احتجاج کیا، جی کل کی بات ہے، ہاں 25 مئی کو، اور وہی توڑ پھوڑ ہوئی. عباد فاروق جیل سے ابھی رہا ہوا ہے، 1 ہفتہ اس کو ہوا ہے. اس کی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں، کسی گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، اور ساتھ تحریک انصاف کے کافی کارکنان ہیں. عمران خان صاحب کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور اس گیٹ کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے. تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہم تو توڑ پھوڑ کرتے ہی نہیں ہیں. ایک بات بتائیں سن، ہم نے کبھی، ہمارے اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، اتنی بڑی بڑی ہم نے ریلیز بھی نکالی ہیں، ہمارے دھرنے بھی ہوئے ہیں، کبھی آج تک ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے. اب 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہم پہ زبردستی ہم پہ ساری چیزیں لادی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. آپ مجھے ایک بتائیں کہ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ظلم اتنا کرو کہ جتنا برداشت ہو سکے. آپ نے ابھی دیکھیں، یہ اس بات کی مثال ہے کہ جب 9 مئی ہوا تو ایک دم سے آپ نے 3-4 دن کے اندر 10-13 ہزار لوگ پکڑ لیے. تو یہ پہلے سے پلان تھا، تبھی تو آپ نے یہ جس طرح کیا. اب آپ نے بات کی، اب آپ مسلسل ظلم و جبر کر رہے. عباد نے اپنے بیٹے کو کھویا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، کہ جس طرح سے اس کے بیٹا اپنے باپ کے اس کے لیے بیمار پڑ گیا. آپ کی بات ٹھیک ہے، توڑ پھوڑ کرنے سے بیٹا واپس تو نہیں آ جائے گا. توڑ پھوڑ کی بات نہیں کری، میں کہہ رہی ہوں اگر کیا تو جیسے پہلے نہیں کیا تھا تو آج بھی نہ کرتے. لیکن ایک ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ میں اگریشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتائیں، جب بے نظیر کی قتل ہوا تھا، 4000 گاڑیاں، کیا کچھ نہیں ہوا تھا، جلائی تھی نا، بہت کچھ ٹھیک ہے نا، بہت کچھ ہوا تھا. روڈ بند ہو گئے ٹھیک تھے، ہے نا، روڈ بند ہو گئے تھے، کہاں جہاں پتھراؤ ہو سکتا تھا پتھراؤ ہوا. گاڑیاں، یعنی گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کو نکال، میں کراچی میں تھی، میں نے یہ سارا مطلب یعنی کہ میری اپنی فیملی کے لوگ باہر تھے، انہوں نے آ کے مجھے بتایا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات ایگریشن میں یہ ہوتا ہے، ہم نے تو تب بھی نہیں کیا. علی امین گنڈا پور نے بیان دیا کہ 1 ہفتہ اور اگر جنگ رہتی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو ہمارا جو قائد ہے عمران خان صاحب وہ باہر آ جاتے. یہ کیا بیان دینا بنتا تھا؟ یہ دیکھیں، انہوں نے بیان جس مقصد سے دیا، اس کا ریزن، اس کے بیہائنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جنگیں ضرور افواج لڑتی ہیں، لیکن افواج کی ہمت اور اس کے لیے جب قوم یکجا ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں نا کہ فوج کا مورال بھی بہت ہائی ہوتا ہے. اس کی مثال 65 کی جنگ ہے. اگر جگہ ہم نے کوئی جنگ نہیں جیتی اس طرح سے، لیکن جس جذبے کے ساتھ ہمارے فوجی 65 کی جنگ میں لڑے، کہ ان کے پیچھے سویلینز تھے، ان کے پیچھے شہری تھے، ایک عورت، ایک بچی بھی کہتی تھی کہ میں جا رہی ہوں جنگ لڑنے. وہ ایک وہ جذبہ تھا، اور وہ جذبے نے ہماری فوج کو اتنی طاقت دی کہ الحمدللہ ہم نے اپنے ملک کو بچایا. مطلب ایک ہوتا نا کہ بھئی آپ نے تو فتح حاصل کر لی، وہ نہیں ہوئی، لیکن وہ تھا. اسی طرح جب قومیں یکجا ہوتی ہیں، قوم ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا فوج کے، تو اس وقت جو جذبہ اور جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ وہ چیز اس طرح سے نہیں تھی. آپ کو خود پتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ اگر زیادہ دیر تک جنگ ہوتی تو یقیناً یہ ہوتا کہ خان صاحب کی رہائی سے بہت مورال بڑھتا. عوام جو چاہتی ہے، عوام اگر خان صاحب باہر آ جاتے اس دوران تو جنگ رک جاتی. جنگ نہیں رکتی. عوام جو چاہتی ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، جو جس طرح وہ کھڑے ہوئے تھے 65 کی جنگ میں، وہ ایک یکجا ہو جاتے. کیونکہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس نے، لوگ ابھی بھی تو یکجا ہو چکے ہیں، سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. ایک ہی نعرہ تھا سب کا، پاک آرمی زندہ باد، گورنمنٹ زندہ باد. شہباز شریف صاحب کے نعرے لگے، نواز شریف صاحب کے نعرے لگے، مریم نواز کے نعرے لگے، سب کے نعرے لگے. دن سے غائب تھے، ان کا تو پتہ ہی نہیں وہ کس
किस टेबल के नीचे घुसे टीवी हुए पे थे। तो आ तो रहे थे, बयानबाजी तो दे रहे थे, सारा जंग कुछ कर खत्म रहे होने थे के दूसरे दिन बाद वो आए, आपको बताएं मरियम नवाज कहाँ थी? कहाँ इधर थी ही मरियम? लाहौर में थी, नहीं, कहाँ से कहाँ थी? जाना है? कहाँ थी? जंग के बाद नजर आई है ना, 6 दिन बाद जब जंग खत्म हो गई, जब सारा आपस में मुआहिदा हो गया, उसके बाद मरियम नवाज नजर आई। क्या नवाज शरीफ ने एक बयान दिया इंडिया के खिलाफ? एक बात की मोदी के खिलाफ? क्या मरियम ने एक बात की मोदी के तो की खिलाफ? उन्होंने एक बात ना शहबाज शरीफ, ना नवाज शरीफ, ना मरियम बीबी ने एक भी बयान नहीं दिया इंडिया के खिलाफ। क्यों नहीं बयान दिया, आप बताएं? वो बयान इसलिए नहीं दिया कि देखें, इनके उनसे बहुत अच्छे रवाबित हैं, इनके आपस में बिजनेसेस हैं, तो ये उसको डैमेज नहीं करना चाहते। ये उनकी शादियों में बगैर वीजे के आ जाते हैं 100 लोग लेके। ये कोई तरीका तो नहीं है। आपके वजारत खारजा को नहीं पता होता, और जंदाल जो है वो मरी और इस्लामाबाद घूम के चला कहने जाता का है। मतलब है चंद साल पीछे चले जाएं तो एक हेलीकॉप्टर आया था और उसमें मोदी सरकार थे, जी बिल्कुल, और जाती उम्र का दौरा किया, साथ ही वो वापस चले गए। तो फिर यही रीजन है ना कि बिजनेस है वहां पे, इनके बिजनेस है, तो ये कैसे बोल सकते हैं उनके खिलाफ? ये इन्होंने तो एक जबान नहीं बोली, इन्होंने तो एक बात नहीं की। मियां साहब तो ऐसी चुप लगे कि मियां साहब को तो पता ही नहीं लगा, वो तो जंग के बाद ये सब नजर आए। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने तो कौमी असेंबली में भी इमरान खान साहब की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अभी सियासत का टाइम नहीं है, यकजा हो जाए, इकट्ठे हो जाएं, सियासत करने का बहुत टाइम है अभी। अताउल्लाह तारड़ साहब ने यही बात की है, सियासत करने का बहुत टाइम है। ठीक है, अगर उन्होंने बात की है तो फिर करके दिखाए ना, सिर्फ बात करने से तो बात नहीं बनती ना। अगर आपने बात की है, आप इस चीज को समझते हैं, तो आप करके दिखाएं। क्योंकि देखें, ये अब पीटीआई या इमरान खान की अगर मैं बात करूं तो पीटीआई वो जमात है जिसने सबको यकजा किया है। इसमें कोई पख्तून नहीं है, कोई बलोची नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई महाजिर नहीं है, इसमें सब पाकिस्तानी है। और जिस तरह से उन्होंने इनको डिवाइड नहीं किया, ये इकट्ठा किया है। तो इसी हवाले से जो ये आपने बात अभी की ना, कि ये चीज बहुत जरूरी होती है कि कौम आपके पीछे खड़ी हो उसी जज्बे के साथ। खबरें अब ये भी आ रही हैं, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी अब खान साहब ईद से पहले बाहर हो गए, क्या सच है? इंशाल्लाह अल्लाह करे कि देखिए, मीडिया के सामने वो बहुत बड़ी बात कर रहा है, ठीक है, मीडिया के सामने सारा मीडिया इकट्ठे, वहां पे इंटरनेशनल मीडिया भी था, उसने मीडिया टॉक की। जी, मैं देखिए, बात ये है कि खान साहब पे कोई ऐसा केस नहीं है, कोई जवाब नहीं बनता कि इमरान खान को अंदर रखने का, ठीक है। ये आप कह लें कि ये एक दुश्मनी कह लें, या एक वो है, ये आपस में एक चीज है कि बस जी हमने इसको अंदर रखना है, ठीक है। अब वो बात वही है कि ये वो जिन है, पीटीआई वो जिन है कि जिसको ये 3 साल से बोतल में वापस डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पढ़ नहीं रहा। कैसे पॉसिबल है कि एक वो जमात जो जिसकी नुमाइंदगी सारे सूबों में हो, जिसके पास हर सूबे का मैंडेट हो, आप उसे कैसे खत्म कर सकते हैं? अब रही बात कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे, तो देखिए, बात ये है कि खान साहब अगर आएंगे तो खान साहब ने कहा है कि वो प्रॉपर तरीके से आएंगे, वो कोई ऐसा नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे जिस तरह के माजी में हमारे ये मियां नवाज शरीफ तो मशहूर है डील करने में। की मुलाकात हुई जेल में जाके, 1 घंटा मुलाकात हुई, और भी काफी सीनियर क़यादत की मुलाकात हुई, बाहर आए, उन्होंने बताया कि जी इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी अब हमारी जो है ना मुलाकातें होना शुरू हो चुकी हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बैठने को तैयार हैं। देखिए, इमरान खान ने बिल्कुल क्लियर ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो सकती है, लेकिन किस टॉपिक पे? पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के लिए बात हो सकती है। पाकिस्तान से रिलेशन, ये जो जंग हुई है, बाकी चीजें हैं, उसमें हम आपके साथ हैं। उन्होंने ये बहुत क्लियर कट कहा है कि मेरी रिहाई या मेरे बारे में, या वो जो भी है कि वो डील के बारे में कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, अगर उस बंदे को डील करनी होती ना तो 2 से 2.5 साल हो रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने खान साहब को गर्मी में और जिस तरह से रखा हुआ है, ये तो तारीख इंशाल्लाह ये गर्मी में कैसे रखा हुआ है, देखे ना, अच्छा रूम दिया हुआ है, बिल्कुल, और उसके बाद एक चारपाई पड़ी हुई है, ठीक है, और उसके बाद एक कूलर पड़ा हुआ है, ठंडा पानी वाला भी पड़ा हुआ है, दूसरा भी पड़ा हुआ है, सारा कुछ पड़ा हुआ है कमरे में, उनको रखा हुआ है। मियां साहब बेचारे 80 दिन जेल रहे थे, या पता नहीं इससे भी कम दिन रहे थे, तो जनाब बड़े रूम
थे, एसी था वो जनाब, उनको 2 मुशक्कती मिले हुए थे, सारा अखबार उनके पास, हर तरह का अखबार आता था, टीवी उनके पास था, मुलाकाती एक दिन में 18 लोगों की मुलाकात। खान साहब के कमरे में टीवी लगा हुआ है, घर से खाना, खान साहब के कमरे में भी टीवी लगा हुआ है, एक LCD लगी हुई है, वो देखी हमने, वो जो पिक्चर वायरल हुई है उसमें। लेकिन क्या है, उसमें सिर्फ PTV आता है। तो आता तो है ना, देखिए ना, कुछ ना कुछ खबर तो आती है ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है। सुने, पाकिस्तान में क्या हो रहा है वही तो उसमें नहीं आता। आप PTV देखें तो आपको लगेगा कि हमारा मुल्क कितना खुशहाल है, किसी चीज का मसला ही कोई नहीं है हमारे यहाँ। तो वो चीज खान साहब को दिखा रहे हैं कि जो मिसगाइड करने वाली बात है ना, PTV आपको मिसगाइड करता है, PTV आपको नहीं बताता। और जिस तरह से मीडिया पे कदर लगाई गई है, हमारे कितने सहाफी बाहर चले गए, कितनों को नौकरियों से निकाल दिया गया, कितने चैनल्स बंद है। ये किस किस्म की ये है कि आप बात नहीं कर सकते, आपके मुंह से एक लफ्ज गलत निकल जाए तो या आपको उठा लेंगे, या आपकी बेटी को उठा लेंगे, आपकी बहन को उठा लेंगे, आपके बुजुर्ग माँ बाप है उनको उठा लेंगे। ये तो वही जो इसराइली करते हैं ना, ये तो वो हो रहा है पाकिस्तान में, और हमारे लोग हमारे साथ कर रहे हैं। जब PTI की गवर्नमेंट थी तो PTI ने भी तो ऐसे ही किया था ना, PTI ने बिल्कुल ऐसे ऐड बंद किए थे, और ऐड बंद हुए, सारे सहाफी बेरोजगार हो गए, ठीक है, सारा कुछ उन्होंने बेड़ागर्क उस टाइम का हुआ, आज तक मीडिया संभल नहीं पाया। मैं मानती हूँ कि जो भी हुकूमत आती है थोड़ा बहुत करती है, ठीक है, लेकिन जो फस्तायत, जो जबर, जो जुल्म इसमें इन लोगों ने किया है, अरशद शरीफ की शहादत हम भूल सकते हैं? नहीं। ठीक है, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ हम भूल सकते हैं? उसके अलावा जो आज हमारे जो मोहित पीरजादा को हम भूल सकते हैं? हमारी सारी जो अच्छा पढ़ा लिखा जो हमारा जर्नलिस्ट था, जो एक कहते हैं ना कि इंटरनेशनल लेवल का जर्नलिस्ट, जिसकी बहुत ज्यादा जिसको व्यूअरशिप होती है, हाँ, वो सारे जर्नलिस्ट या तो लंदन में बैठे हुए या कहीं और छुपे हुए, वो वहां से व्लॉग कर रहे हैं। आपका एक लफ्ज निकल जाए, आपको आप वो क्या कहते हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब मुझे बताएं मीडिया पे क्या रह गया है? वो 2-3 पेरोल पे जो है वो लिफाफा, 2-3-4-5 लिफाफे हैं जो वहां बैठ के वही नैरेटिव बोलते हैं जो उनको कहा जाता है, ठीक है ना, वही नैरेटिव बोलते हैं जो उनको कहा जाता है कि जी ये हमारे अल्फाज है, ये जाके तुम बोल दो, तो वो बोल देते हैं। तो आप ये बात तो छोड़ ही दे। शाह महमूद कुरैशी साहब कार्डियोलॉजी में एडमिट हैं, क्या कहेंगे उसकी सेहत के हवाले से? मुलाकात हुई कि नहीं हुई मुलाकात? शाह महमूद कुरैशी को मैं सल्यूट करूंगी और मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि वो एक वाकई उन्होंने अपनी लॉयल्टी का सबूत दिया है खान साहब के साथ, और जिस तरह उन्होंने मतलब खान साहब का साथ दिया है, क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर था कि साइफर के बारे में वो खान साहब की जो बात है उसको वही बात के वो कुछ जो लिख के दिया जाता है वो पढ़ दे। तो उस हिसाब से मैं कहूंगी कि वो एक अच्छे साथी हैं, एक वफादार साथी हैं, और PTI को उन पे फख्र है कि वो इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए हैं, और वो सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने वफादारी का जिक्र किया, वफादारी इमरान खान के साथ जो भी करता है उसको वो साइड पे लगा देता है। बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि जब हम एक बंदे को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप देख लें, अलीम खान को देख लें, जहांगीर तरीन को देख लें, और भी काफी लोग ऐसे थे जो खान के बिल्कुल ऐसे थे, पक्की यारी थी, ठीक है, जो भी करीब होता है खान साहब के साथ, ठीक है, उनको साइड पे कर देते। क्यों? देखें, उनको किसी ने साइड पे नहीं किया, उनको खान साहब की वजह से ही वो साइड पे, और उसका रीजन ये था कि अगर जिस तरह शुगर का मामला था और वो जो स्कैंडल था, अगर उस पे खान साहब जो है वो उनका साथ देते तो वो कभी साइड पे ना होते। लेकिन खान साहब ने सच का और हक का साथ दिया कि जो चीज गलत है वो गलत है, चाहे मेरा एक वजीर ही क्यों ना हो। और आपको याद होगा कि अलीम खान वजारत में थे जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। खान साहब ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप अदालतें खुली हैं, आप अपने आप को क्लियर करवाएं और जो है वो आप आए। खान साहब ने वो चीज नहीं की कि ये जो हमारे करते रहते हैं कि जी हम जो पहले से एक रविश चलती आ रही है कि जी जो वजीर है वो करप्शन भी कर रहे हैं, तो हर तरह का माल भी बना रहे हैं, सब कुछ है, तो हुकूमत ने उनको बैक सपोर्ट की हुई है। केपी में ऐसा हो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा केपी में। ये पिछले दिनों की बात है और बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। जो मुफ्त किताबें मिलनी थी बच्चों को स्कूलों में, वो किताबें मार्केट में सेल हो रही हैं।
ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کوئی فرشتہ ہے، ایک لمٹ میں اگر ایک آپ نے جیسے یہ بات کی ہے تو اگر کچھ نچلے طبقے کے لوگوں نے کیا ہوگا، جب اس کے ذمہ دار کون ہے نا، پھر کس کے ذمہ ہے چیز جاتی ہے؟ دیکھیں جو جن کے ذمہ آپ کو وہ چھوٹی سی کتابیں نظر آ گئی، آپ کو اتنے بڑے بڑے چھوٹی سی کتابیں جو قیمت ہے میڈم اربوں روپے میں قیمت ہے اس کی، چھوٹی کتابوں کی اربوں روپے کی قیمت ہے اس کی۔ دیکھیں ہر جگہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اب اگر کچھ لوگوں نے یہ کیا، نو ڈاؤٹ کہ بدنامی کے پی کی حکومت کی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ بڑے لیول کی کرپشن ہے، اب کچھ کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، اگر انہوں نے یہ کیا تو میں اس کی مذمت کرتی ہوں، انہوں نے بہت غلط کیا اور ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ بہت شکریہ میڈم پروگرام میں آنے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے میڈم کی باتیں سنی اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔